पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जिस तरह हमारे अन्नदाता किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए भोजन की कमी ना हो, ठीक उसी प्रकार किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हम उनके लिए वो तमाम जानकारियां लेकर आते हैं जिनका उन्हें खेती किसानी में लाभ हो और उनकी कृषि उन्नत हो सके। इसी क्रम में विज्ञान और किसान कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। हमारे किसान साथी खेती में किस तरह से ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं और इसका क्या लाभ है, इस बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विधु केपी। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। कीटकनाशी के इस्तेमाल में प्रमुख समस्या ऑप्टिमम तकनीक, जैसे आपने मैं बताया अभी। इसके अलावा रासायनिक उपयोग में के दौरान ऑपरेटर के बीच में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग बहुत ही कम है। इसमें ऑपरेटरों को भारी मात्रा में रासायन का सेवा करना पड़ रहा है और इसके अलावा शरीर में विभिन्न अंगों में स्वास्थ्य की खतरा भी होने का संभव है। छिड़काव इस्तेमाल में ड्रोन का उपयोग बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर को कीटकनाशी के सामने आने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। और इसके अलावा ड्रोन में छिड़काव पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सामान्यतः उच्च मात्रा छिड़काव में प्रति हेक्टर 400 से 500 लीटर की ज़रूरत पड़ता है, पर ड्रोन में 20 से 25 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से हम कीटकनाशी छिड़काव कर सकते हैं। निर्दिष्ट सीमा पर छिड़काव की ऊंचाई, उसके साथ साथ संचालन की गति भी हम उसका प्रबंध ड्रोन के माध्यम से कर सकता है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही 10 फसलों के लिए कीटकनाशी के आवेदन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया प्रकाशित की है। इसमें चावल, गेहूं, कपास, लाल चना, गन्ना आदि प्रमुख फसलें शामिल की है। परिचालन प्रक्रियाओं का पालन करना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए विशेषज्ञों की मदद से प्रशिक्षण करना एकदम अनिवार्य है। ड्रोन प्रशिक्षण डीजीसीए की अनिवार्य पाठ्यक्रम के द्वारा किया जा रहा है, जो 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है। इसके अलावा ऑपरेटर को स्प्रे के अनुभवी बनाने के लिए प्रशिक्षण अलग से दिया जाता है। ये प्रशिक्षण आमतौर पर रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जाता है। आज के तारीख में इंडिया में, भारत में करीब 60 से अधिक आरपीटीओस उपलब्ध है। हालांकि बहुत ही कम लोग कीटनाशक प्रयोग कीटकनाशी प्रयोग में प्रशिक्षण दे रहा है। जो आरपीटीओस अवेलेबल है उसमें NIPSM का नाम बहुत ही ऊंचा है। हम लोग इसी वित्त वर्ष में 60 से अधिक पायलटों को स्प्रे छिड़काव में ट्रेनिंग दे रखा है। और इसके अलावा हमने कई सारे कीटकनाशी निर्माताओं के साथ में भी जुड़ी हुए हैं, जिनके माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण देते आ रहे हैं। अधिकांश कृषि ड्रोन वर्गीकरण के हिसाब से छोटी श्रेणी में आती है, जिसका मूल वजन जो होता है 25 किलो का होता है। और मध्यम श्रेणी का ड्रोन में भी छिड़काव की प्रबंध होता है, पर जो भी हो उसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ एक वैध प्रमाण पत्र यानी कि रिमोट पायलट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान।
दिल्ली स्थित पूसा के होटल मैनेजमेंट संस्थान में श्री अन्न पर आधारित व्यंजनों पर देश के अर्धसैनिक और अन्य सरकारी कैंटीनों में सेवारत 200 से अधिक रसोइयों को आमंत्रित किया गया और 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बाजरा आधारित व्यंजनों पर विभिन्न अर्धसैनिक और अन्य सरकारी कैंटीनों में सेवारत 200 से अधिक रसोइयों के लिए एक व्यापक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पूसा के होटल मैनेजमेंट संस्थान में किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव फैज अहमद किदवई, अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल संयुक्त शुभा ठाकुर, होटल मैनेजमेंट संस्थान के प्रिंसिपल कमलकांत पंत, अन्य अधिकारी एवं रसोइयों ने भाग लिया। गौरतलब है कि सरकार का उद्देश्य है बाजरा आधारित वस्तुओं को भोजन में शामिल करना और व्यापक आबादी में बाजरे की खपत को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। ये प्रतिभागियों को साधारण नाश्ते से लेकर पौष्टिक भोजन तक विभिन्न प्रकार के बाजरा आधारित व्यंजनों से परिचित कराएगा और उन्हें संबंधित कैंटीनों में इसे शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिनके साथ वे काम करते हैं। आज जो कार्यक्रम यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा में आयोजित किया गया है, ये हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, CAPF केंद्रीय आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनके जो शेफ्स हैं जो खाना बनाते हैं उनका प्रशिक्षण है कि मिलेट्स में, मोटे अनाज में, श्रीअन्न जिसे कहते हैं, उसमें क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं, उनके क्या लाभ हैं और उनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है, कैसे उनको मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसका प्रशिक्षण हो रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो कैंटीन्स हैं जहाँ पर इनका भोजन बनता है, वहाँ पर ये मोटे अनाज का उपयोग ज़्यादा हो और जिसके लाभ सबको मिल सके। क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है और इसमें भारत जो का बड़ा अग्रणी रोल है, तो G20 के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं और ख़ासकर जो फर्स्ट लेडीज़ आ रही हैं, जो स्पाउसेस आ रहे हैं, उनको भी मिलेट्स के बारे में बतलाया जाएगा, हैम्पर्स दिए जाएंगे, इसका क्या लाभ है और भारत किस तरह से इसको बढ़ावा दे रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। मिलेट्स को पकाना कितना आसान है, वो कोई जटिल काम नहीं है, वो कितना आसान है पकाना। और आपके इतने बड़े, क्योंकि आपका काम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कुक करना नहीं है, एक बहुत बड़े यूनिट के लिए कुक करना है, बहुत तरह के, जिसमें बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति को केटर करना है। तो कितना सहज और कितनी आसानी से ये सामान्य खाने में सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि ये अधिक पौष्टिक है। दूसरा उद्देश्य ये है कि आपको इसके साथ साथ ये भी पता चल जाए कि इसको, जैसे मान लीजिए आपने कोई विशेष मिलेट, आपको लगता है कि मैं अपनी डिश में सम्मिलित करूं, उसको खरीदना या पाना कितना सहज है। किसान उत्पादक संगठन मतलब FPO 300 से 600 न्यूनतम किसानों के समूह हैं, जो कि हर देश के हर विकास खंड में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन बना है। सभी मिलेट्स उगाने का काम कर रहे हैं। आप इनसे सीधा मिल के बात कर सकते हैं, इनके उत्पाद देख सकते हैं, वो कैसे बनाते हैं, उनकी कितनी शेल्फ लाइफ है। एक बार बनाने के बाद मान लीजिए उसने लड्डू बना लिया, तो कितने दिन वो रह सकता है, टिक सकता है। आप उनसे समक्ष में जब भी ब्रेक हो चर्चा कर लीजिए। इसकी जो भी फीडबैक हो, आप इसमें और क्या संशोधन चाहते हैं, कैसे ये मिलेट्स की जर्नी सबके लिए सुगम हो सकती है, वी विल लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक ऑन दैट। ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है IHM पूसा में, ये मिलेट्स को कैसे बनाना है और कैसे खाना है सरल तरीके से, इसका आज हम प्रदर्शनी कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ आए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे आसाम राइफल, CISF, ITBP, SSB, NSG के सब सारे जवान आए हैं और जो ये कुकिंग खुद करते हैं, जो इनके मेस में कुकिंग, इनके कैंटीन्स में कुकिंग करते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि मिलेट्स को कैसे बनाया जाए, मिलेट्स को कैसे खाया जाए, लोगों को पता नहीं होता है, तो जब तक वो खुद नहीं देखेंगे कितना आसान है इसको बनाना, इसको खाना, तो आज 2 दिन का कार्यक्रम है ये, जो 100 से ज़्यादा लोग आज इसको सीखेंगे और कल भी इसका कार्यक्रम चलेगा। और सारे मिलेट्स का हम इसमें उपयोग कर रहे हैं, जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, और ताकि सबको ये मैसेज जा सके कि मिलेट्स कितना सेहत हेल्थ के लिए अच्छा है
और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हर थाली पे मिलेट्स होना चाहिए, हर इंडियन के थाली पे ही नहीं बल्कि विश्व के थाली पे मिलेट्स होना चाहिए, और इसको श्री अन्न का भी दर्जा दिया गया है। तो ये कार्यक्रम एक छोटी सी पहल है, पहली पहल है, इस तरह के कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम हम और भी करेंगे पूरे साल में, ताकि और लोग भी मिलेट्स को बनाना सीखें और खाना सीखें। जो G20 का जो प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें एक साइड इवेंट हो रहा है जिसमें पूसा IARI कैंपस में पूसा में एक साइड इवेंट किया जाएगा जिसमें मिलेट्स का एग्जीबिशन लगाया जाएगा। तो उसमें भी हम लोग करीब 12-15 स्टेट के फार्मर्स को बुला रहे हैं, FPOs को बुला रहे हैं जो मिलेट्स को उगाते हैं, और वो लोग इंटरैक्ट करेंगे हमारे G20 के डेलीगेट्स से कि कैसे मिलेट्स को वो आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न का जो वर्ष हम मना रहे हैं 2023 को, उसके अंतर्गत ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार के प्रायोजन में ये 2 दिन कार्यक्रम रखा गया है, जो कि आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेस के कुक्स और शेफ्स हैं, उनके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। ध्येय क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में इसको आम आदमी से इन अन्नों को जोड़ने का उद्देश्य है, और इससे बेहतर जगह हो नहीं सकती कि एक बटालियन में हज़ार लोग एक ही परोसे गए खाने को एक ही बारी में खाते हैं, और अगर इस भोजन को वहाँ प्रचलित किया जा सकता है तो ये जवान लोग जो अपने घर में जाएंगे, अगर उन्हें ये रुचिकर लगेगा तो इसके बारे में ये अपने घरों में भी बताएंगे। और कंजम्पशन जो है, ध्येय हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर का ये है कि हम इसको पॉपुलराइज करें, इसके लिए हम डिमांड उत्पादन करें, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उपज में इसका योगदान बढ़े। तो इसी मेरे ख्याल से जो बड़े बल्क कंज्यूमर हैं उनके लिए आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जा रहा है। जो परंपरागत हमारी डिशेस हैं उनसे हट के हम आज ये इनको क्विजीन बनाना हम सिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो ये नए आइटम्स बन रहे हैं वो उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे हमारे जवान भाई लोग, और ये और पॉपुलर बनती जाएंगे आने वाले समय में। हम करंजिया FPO से हैं, और हमारे यहाँ ये कोदू कुटकी का मिलेट्स तैयार होते हैं, उससे ये बने हुए प्रोडक्ट हैं। कोदू कुकीज है, और ये चकोली है, बिस्किट, नमकीन, इस तरह से सभी व्यंजन हम लोग बनाते हैं और प्रोडक्ट तैयार करते हैं। कोदू कुकीज है, और चकोली है, नमकीन है, और सेव बनाते हैं। इसके अलावा कोदू कुटकी का चावल निकालते हैं, उसका आटा निकालते हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यंजन भी बनाते हैं, इडली, डोसा, खुरमा, इस तरह के बहुत सारे व्यंजन भी बनाते हैं। बिक्री के लिए तो अभी हम ये चावल प्रोडक्ट बेचते हैं, और इसके अलावा ये कुकीज है वो भी बेचते हैं। हमारा जो FPO है RAE फीड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से सहारनपुर के अंदर है। हमारे साथ लगभग 700 किसान जुड़े हुए हैं। मूल रूप से हमारा जो FPO है वो है हनी के लिए, शहद के, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हनी, शहद के लिए बहुत सारे बी कीपर हैं, उन सब का एक संगठन हमने बनाया है, और उसके लिए हमारा जो FPO है वो लगभग 700 मधुमक्खी पालक और किसान साथ में जुड़े हुए हैं हमारे FPO के। तो एक तो हमारा जो उत्पादन है वो है हनी, शहद। हम शहद का जो है उत्पादन कर रहे हैं, और उसे माई मार्केट और अन्य पैकिंग करके ऑनलाइन हम लोग उसे किसान से लेते हैं, और उसे पैकिंग करने के बाद उपभोक्ता तक उसे पहुंचा रहे। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल देते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। इन दिनों हमारे देश के युवा स्वरोजगार की ओर लगातार तेजी से उन्मुख हो रहे हैं और इस चलन में खेती उनके लिए एक अच्छा विकल्प बनकर उभर रही है। जी हाँ, नौकरी छोड़कर खेती अपनाने वालों की कहानियां अब आए दिन सुनने को मिल रही है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर का दी एंड करके खेती करने का फैसला किया और कैसे उन्हें इसमें अपार सफलता मिली। आइए देखते हैं। रस्सियों पर झूलते मशरूम के इन बैगों के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम इसी कहानी का लाइट कैमरा एक्शन करने वाले हैं। मिलिए अमर पड़वाल से। आज से कुछ दिन पहले तक ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। ये आज खेती कर रहे हैं और ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं। खुद का रोजगार शुरू करने की इनकी चाहत को फिल्मों की चकाचौंध भी नहीं रोक पाई। 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, आपको तो पता ही है। लॉकडाउन में ये ख्याल आया कि यार कुछ तो एक सेकेंड इनकम सोर्स होना चाहिए, और मेरी पैदाइश हुई थी फार्मिंग बैकग्राउंड वाले घर में, तो फार्मिंग में ही कुछ बिजनेस करना है, ये पहले से तय था। तो लॉकडाउन से पहले 3-4 साल और लॉकडाउन के 3 साल, ऐसे लगभग 6-7 साल मैंने ढूंढना शुरू कर दिया था कि मुझे फार्मिंग में क्या बिजनेस करना है। ढूंढते मुझे ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग के बारे में पता चला। फिर जो भी बिजनेस हम ढूंढते हैं उसके अच्छे भाग, बुरे भाग, मतलब उसके बेनिफिट्स, उसके लूप होल्स, ये इसके बारे में हम स्टडी करना शुरू करते हैं। जब मैंने मशरूम का स्टडी करना शुरू किया तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि ये इस बिज़नेस में वेस्टेज से हम सोना उगा सकते हैं। जैसे कि इसका रॉ मटेरियल है फार्मिंग वेस्ट, इससे निकलता है सबसे बढ़िया जो जिससे हम मीट को रिप्लेस कर सकते हैं, चिकन को रिप्लेस कर सकते हैं, बट है प्योर वेजिटेरियन वेगन प्रोडक्ट। उसी दौरान मुझे कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव के बारे में पता चला। वहाँ जाके मैंने संपर्क किया तो वहाँ पे मुझे श्री डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि मुझे यही बिजनेस करना है। फिर सितंबर 2020 में इसका मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन करना, ट्रायल करना शुरू किया। पौष्टिक गुणों से भरपूर मशरूम में प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें औषधीय और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। अधिक प्रोटीन के कारण ही इसे शाकाहारियों का वरदान माना जाता है। ऑयस्टर को ढींगरी भी कहा जाता है। ढींगरी का मतलब है जीव। चूंकि ऑयस्टर मशरूम जीव की तरह ही बैग से बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम ढींगरी रखा गया है। तो ये करना था मुझे मेरे गांव में, जो बॉम्बे पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मार्केटिंग। स्टार्ट करने के बाद जैसे मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने में लगते हैं 45 डेज। इसके 45 डेज में चैलेंज था मेरे सामने कि इसका वेंडर ढूंढे, जो मेरा सक्सेसफुल हुआ और मुझे पुणे का एक वेंडर मिला जो मेरे यहाँ पे आके मेरा मटेरियल लेके जाता था पुणे में और वहाँ पे वो सेल करता था। इस तरह से इसका सेल हुआ। ये जो बैग है, एक बैग बनाने में मुझे लगभग 50 से 55 रुपए का खर्चा आता है और इस एक बैग से मुझे लगभग समझ लिए 1.5 से 2 किलो का प्रोडक्शन मिलता है। और इसका अब भी इसका मेरा 150 रुपये केजी पर केजी का रेट मुझे मिल रहा है। उसमें सब खर्चा इंक्लूडेड है। तो लगभग अगर काउंट करें तो 50 से 55 रुपए की लागत में मुझे 300 रुपए का प्रोडक्शन मिलता है। अमर ने नारायणगांव कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े का कहना है कि विश्व में शिटाके मशरूम के बाद ढींगरी ही सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। अमर ने इन्हीं से मशरूम उगाना सीखा। यहाँ के किसान भाई जो महाराष्ट्र के हैं, बहुत सारे यहाँ ऑयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं
अभी देख लिया तो ये ओस्टर मशरूम 4 प्रकार के मशरूम हम कल्टीवेशन कर सकते। तो उसमें बटन मशरूम है, ओस्टर मशरूम है, उसको धिंगरी भी बोलते। उसके बाद जो वाइट मशरूम है वो भी कल्टीवेशन कर सकते। उसमें शिटाके मशरूम के बाद ये जो हमारा ओस्टर मशरूम सेकंड नंबर पे आ जाता है। और इसका जो कंजम्पशन है जो पूरा वर्ल्ड का, तो उसमें सबसे ज़्यादा चाइना का है। और उसके बाद हमारा इंडिया में भी बहुत सारे लोग मशरूम का कंजम्पशन करते हैं। जो किसान भाई है इसको कम दामत में इसको प्रोडक्शन कर सकते। तो ये जो इसका कल्टीवेशन है तो लगभग 300 बैग का यहाँ हमारे यहाँ से केवीके से इन्होंने जब ट्रेनिंग लिया, जो कृषि और किसान मंत्रालय है उसके माध्यम से हम कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे ट्रेनिंग लेते। तो इसमें हमने ये धिंगरी मशरूम का फार्मर के लिए एक ट्रेनिंग रखा था। उसमें हमने यहाँ ट्रेनिंग देके जो फार्मर अभी ट्रेन हो गए तो उन्होंने ये प्रोडक्शन यहाँ पर चालू कर दिया। और ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समर में भी ये मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे और इसका प्रोडक्शन लेके यहाँ पर जो मार्केट्स है तो उसको वो सप्लाई कर रहे। तो इसका जो बेनिफिट्स है वो फार्मर को भी अच्छी तरह मिलता है। मशरूम की शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 घंटे है। रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो 2-3 दिन तक खराब नहीं होगी। वैसे आप चाहें तो धूप में सुखाकर इसे 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों और बरसात के मौसम में धूप कम होती है तो सुखाने में परेशानी हो सकती है। बाय प्रोफेशन मेरा मास्टर हुआ है हिंदी लिटरेचर में। मैं टीचिंग फील्ड में काम कर चुकी हूँ, लेकिन जॉब या नौकरी करना मतलब उतनी खुशी नहीं दे रहा था। खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ होना चाहिए। और खेती से संबंधित हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इसलिए मैंने उनसे भी ये कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी ये व्यवसाय करते हुए, इसीलिए मैं उनसे जुड़ गई। मशरूम के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है डी विटामिन, जो सिर्फ हमें सूरज की किरणों से, मतलब सुबह की जो किरणें होती है उसी से मिलती है। वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो एकमेव सब्जी है जो मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम, उसी से मिलती है। अमर को खेती शुरू किए महज 3 साल हुए हैं। अभी उनके पास 300 बैग हैं। हालांकि भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 800 बैगों की क्षमता विकसित की है। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। खेती के दौरान सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना बेहद ही जरूरी है, तभी किसान को अच्छा उत्पादन मिल सकता है। लेकिन पानी की किल्लत की वजह से कई बार किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। किसानों के लिए ये योजना किस तरह से लाभकारी है, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है।
पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव और विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो नोट कर लें हमारा पता। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और ये तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। और एक ऐसी गायिका जिन्होंने खुद बनाई अपने पैरों तले अपने हिस्से की जमीन, जिनकी जिद और मेहनत ने बनाया उन्हें सबसे अलग, और जिनकी आवाज सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिलों पर करती है राज। आशा भोसले जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से और कृष्ण जन्माष्टमी के सदाबहार गाने देखने के लिए देखिए सितंबर सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नए तरह के हवाई जहाज या उड़ने वाली टैक्सी, कैसा है वोलोकॉप्टर का कॉन्सेप्ट? क्या आम लोगों की पहुंच में होगा वोलोकॉप्टर? जानिए मंथन में इस शनिवार। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।